जय भारत के साथ स्वागत है आप सभी का आपका अपने न्यूज़ चैनल CMM न्यूज़ 24/7 पर। तो ब्रेकिंग न्यूज़ और लेटेस्ट अपडेट में जानेंगे देश और दुनिया की महत्वपूर्ण कुछ चुनिंदा खबरें। तो बड़ी खबरों में खबर निकल कर आ रही है शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को NCB ने दी है क्लीन चिट। साथ ही जानेंगे ओम प्रकाश चौटाला को हो चुकी है 4 साल की कैद। उसी के साथ खबर आ रही है राहुल गांधी ने कहा कि लोकतंत्र को कमजोर करने का काम किया है बीजेपी ने। साथ ही खबर आ रही है भारत की लेखनी का विदेश में बजा डंका। साथ ही पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसे हालात माहौल हो चुके हैं। सर्राफा बाजार में जानेंगे सोने चांदी का भाव और भारत के मौसम का पूर्वानुमान। तो सारी की सारी खबरें बहुत ही महत्वपूर्ण है, चुनिंदा है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए ताकि आपकी कोई भी न्यूज अपडेट मिस ना हो। तो हेलो दोस्तों, आज तारीख हो चुकी है 28 मई 2022 और दिन हो चुका है शनिवार। तो पहली बड़ी खबर में जानेंगे क्रूज ड्रग्स के इस मामले में आर्यन खान को बड़ी राहत, NCB ने दी क्लीन चिट। तो शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को ड्रग्स केस में बड़ी राहत मिली है। NCB ने दाखिल अपनी चार्जशीट में आर्यन खान को क्लीन चिट दे दी है। इस मामले में आर्यन खान महीने भर आर्थर रोड जेल में बंद रहे। सूत्रों के मुताबिक NCB ने 6000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है। इस चार्जशीट में आर्यन खान समेत 6 लोगों के नाम नहीं हैं। NCB के एक बड़े अधिकारी ने इस बात की पुष्टि की है कि आर्यन खान को क्लीन चिट मिली है। 6 आरोपियों के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले हैं, इसलिए उसका नाम चार्जशीट में नहीं है। बढ़ते अगली खबर की और इस खबर में जानेंगे आय से ज्यादा संपत्ति मामले में ओम प्रकाश चौटाला को 4 साल की सजा, 50 लाख रुपए का जुर्माना। जी दोस्तों, तो अब ओम प्रकाश चौटाला को सजा हो चुकी है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को आय से अधिक संपत्ति के मामले में 4 साल की सजा हुई है। 50 लाख का जुर्माना लगाया गया है। दिल्ली की विशेष अदालत ने वर्ष 1993 से 2006 के दौरान आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में चौटाला को यह सजा सुनाई है। बुढ़ापे और मेडिकल ग्राउंड पर कम से कम सजा देने का भी अनुरोध किया गया है। देखते अगले समाचार। तो इसमें जानेंगे नीट UG परीक्षा के बारे में। 5 साल में पहला मौका है कि महिला कैंडिडेट्स की संख्या में 41% का इजाफा हुआ है। पहली बार किया गया है 10 लाख का आंकड़ा पार। तो जानते हैं क्या कुछ खबर में। तो नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट या नीट UG 2022 के आवेदन संख्या में इस साल बड़ी बढ़ोतरी हुई है। पहली बार नीट UG 2022 के लिए 18 लाख आवेदन प्राप्त हुए हैं, जो वर्ष 2021 से 2.57 लाख अधिक है। पिछले 5 वर्षों में 12 भारतीय भाषाओं में परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों की संख्या में 274.3% की वृद्धि हुई है। तमिल भाषा में 1 साल पहले की तुलना में 60% की वृद्धि दर्ज की गई है। महिला उम्मीदवारों की संख्या में 10 लाख का आंकड़ा पार हुआ है। बढ़ते अगली खबर की ओर। तो इसमें जानेंगे मस्जिदों पर चल रहे केस का विरोध करेगा PFI। ज्ञानवापी मथुरा मामले की याचिका को बताया है गलत। तो ज्ञानवापी मथुरा मामले में मस्जिदों के खिलाफ चल रहे केस के विवाद में अब पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया PFI खुलकर सामने आ गया है। PFI ने यह तय किया है कि वह मस्जिदों के खिलाफ चल रहे अभियान का विरोध करेगा। केरल के पुत्तनथानी में 23-24 मई को हुई PFI कार्यकारिणी बैठक में यह फैसला लिया गया। PFI का मानना है कि ज्ञानवापी और मथुरा मस्जिद के खिलाफ कोर्ट में दायर की गई याचिका गलत है। वजूखाने के इस्तेमाल पर भी रोक का विरोध करेंगे। PFI ने ज्ञानवापी में वजूखाने के इस्तेमाल पर भी रोक का विरोध किया है। PFI का कहना है कि कोर्ट का वजूखाने का इस्तेमाल प्रतिबंध लगाना निराशाजनक है। साथ ही कोर्ट से यह अपील भी की गई है कि 1991 के पूजा स्थल अधिनियम के तहत कोई भी याचिका को स्वीकार न करे। मुसलमान निशाया न बनाए जा रहे हैं, ये भी कहा PFI ने। तो दरअसल PFI ने आरोप लगाया है कि बीजेपी शासित राज्यों में मुसलमान निशाना बनाए जा रहे हैं। यूपी, मध्य प्रदेश और असम में अत्याचार हो रहा है। गौरतलब है कि PFI पर दिल्ली में हिंसा में लोगों को भड़काने और फंडिंग करने का आरोप भी लगा था। वहीं PFI पर CA और NRC के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान भी लोगों को भड़काने का आरोप लगा है। देखते अगली खबर। तो इस खबर में जानेंगे NSA अजीत डोभाल ने दुशांबे में अफगानिस्तान और भारत के रिश्तों पर दिया बड़ा बयान। तो भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने शुक्रवार को आतंकवाद और आतंकवादी समूहों का मुकाबला करने में अफगानिस्तान की मदद तक करने का आह्वान किया है। इसके साथ ही उन्होंने अफगानिस्तान की क्षमता को बढ़ावा देने का भी आह्वान करते हुए कहा है कि भारत हमेशा से ही काबुल का एक महत्वपूर्ण साझेदार रहा है और भविष्य में भी रहेगा। डोभाल ने तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे में अफगानिस्तान पर चौथे सत्रीय सुरक्षा संवाद में कहा कि आतंकवाद और आतंकवादी समूह क्षेत्रीय सुरक्षा तथा शांति के लिए बड़ा खतरा है, इसलिए सभी देशों को इसका मुकाबला करने के लिए अफगानिस्तान की मदद करनी चाहिए। देखते अगली खबर। तो इसमें जानेंगे लद्दाख में सेना का वाहन हुआ दुर्घटनाग्रस्त, अब तक 7 जवानों की गई है जान।
तो सेना का वाहन दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। लद्दाख के तुर्तक सेक्टर में सेना का वाहन एक्सीडेंट हो चुका है। हादसे में भारतीय सेना के 7 जवानों की जान चली गई है। फॉरवर्ड लोकेशन पर जाते वक्त वाहन फिसलकर नदी में गिरा है, तो उसमें भारत के सेना के 7 जवानों की जान चली गई है। बढ़ती अगली खबर की ओर, तो इसमें जानेंगे पीएम मोदी के हैदराबाद पहुंचने से पहले ही बेंगलुरु चले गए केसीआर, 4 महीनों में दूसरी बार हुआ ऐसा। तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव यानी केसीआर प्रधानमंत्री मोदी के हैदराबाद पहुंचने से कुछ घंटे पहले गुरुवार को सुबह बेंगलुरु के लिए रवाना हो गए थे। यह 4 महीनों में दूसरी बार है जब राव ने मोदी की हैदराबाद की यात्रा के दौरान उनसे मिलने से परहेज किया है। इससे पहले फरवरी में प्रधानमंत्री समानता की प्रतिमा का अनावरण करने के लिए यहां आए थे, जो संत रामानुजाचार्य की विशाल प्रतिमा है। सरकारी सूत्रों ने तब बताया था कि राव प्रधानमंत्री की अगवानी इसलिए नहीं कर सकते थे क्योंकि वे बीमार थे। देखते अगली खबर, तो इसमें जानेंगे सीएम योगी पर आपत्तिजनक पोस्ट का पूरा फंसा नाबालिग, मिली 15 दिन गौशाला साफ करने की सजा। जी हां दोस्तों, सीएम योगी आदित्यनाथ पर कुछ पोस्ट की थी, उससे नाबालिग को 15 दिन गौशाला में गोबर साफ करने की सजा दी है। अब ये हो रहा है बीजेपी के राज में, नाबालिगों को भी नहीं छोड़ा जा रहा। दरअसल मामला यह है, कथित तौर पर यह कहा गया है कि उत्तर प्रदेश के बदायूं में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर कथित तौर पर टिप्पणी करने के मामले में नाबालिग लड़के को, किशोर को बोर्ड ने 15 दिन गौशाला में सेवा करने और 15 दिन गांव के सार्वजनिक स्थल पर सफाई करने की सजा सुनाए हैं। आरोपी पक्ष के अधिवक्ता जवाहर सिंह यादव ने बताया कि जनपद के धंगावा कस्बे का ये किशोर है। उसके मोबाइल से 18 जनवरी योगी आदित्यनाथ का एक पोस्ट एडिट हुआ था जिसमें आपत्तिजनक फोटो रखा गया था, ऐसा कहा गया है, जो बाद में व्हाट्सएप पर भी इसे साझा किया गया था। तो इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जब जांच की तो उसने पाया कि यह कृत्य 15 साल के किशोर के मोबाइल से किया गया है। मुकदमे की सुनवाई के दौरान किशोर ने अपना जुर्म कबूल कर लिया और भविष्य में ऐसा दोबारा न करने का इरादा भी जताया। तो किशोर को 15 दिन गौशाला और 15 दिन सार्वजनिक स्थान पर सफाई करने की सजा सुनाई है। बढ़ते अगली खबर की ओर, तो इस खबर में जानेंगे तिहाड़ में यासीन मलिक को नहीं दिया जाएगा कोई काम, सेल में रहेगा अकेला, जाने इसकी वजह क्या है। तो सुर्खियों में रहा है तिहाड़ जेल का बैरक नंबर 7। जेल नंबर 7 में यासीन मलिक के वार्ड के बाहर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। सुरक्षा कारणों से यासीन मलिक को दरअसल कोई काम नहीं सौंपा गया है। तो कश्मीरी अलगाववादी नेता यासीन मलिक, जो जम्मू कश्मीर को एक अलग क्षेत्र बनाना चाहते थे, तो अब दुनिया के बाकी हिस्सों से अलग अपना शेष जीवन तिहाड़ जेल में बैरक नंबर 7 में बिताएगा। 56 वर्षीय मलिक को बुधवार को दिल्ली के एक विशेष एनआईए कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई थी। पिछली सुनवाई के दौरान मलिक ने कोर्ट से अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों का बचाव करने की कोई इच्छा नहीं जताई थी। वहीं उच्च न्यायालयों में सजा को चुनौती भी नहीं दे सकता क्योंकि उसने खुद अब गुनाह कबूल कर लिया है, जिसका अर्थ है कि मलिक अपना शेष जीवन जेल में ही बिताएगा। बढ़ते अगली खबर की ओर, तो इस खबर में जानेंगे 12 दिन में 3 बंगाली एक्ट्रेस का निधन, पल्लवी डे, विदिशा डे और मंजुषा नियोगी की मौत। जी हाँ दोस्तों, तो अब बंगाल में 12 दिन में 3 बंगाली एक्ट्रेस की मौत हो चुकी है। बंगाली फिल्म इंडस्ट्री में एक दहशत सी फैली हुई है क्योंकि 12 दिन में 3 मशहूर बंगाली एक्ट्रेसेस की मौत हो गई है। विदिशा डे मजुमदार और पल्लवी डे के बाद अब एक और बंगाली एक्ट्रेस मॉडल्स संदिग्ध स्थितियों में उनकी मौत हो गई है। मंजुषा नियोगी उनका नाम है। उनका शव घर के अंदर ही फांसी के फंदे से लटका मिला। 2 दिन पहले 25 मई को विदिशा डे का शव फांसी के फंदे से झूलता मिला था। तो तीनों मृत एक्ट्रेस की मौत में ये बात कॉमन दिख कर आ रही है। मंजुषा नियोगी, विदिशा डे मजुमदार और पल्लवी डे, तीनों ही एक्ट्रेसेस की मौत में कुछ बातें कॉमन है, जैसे कि तीनों ही बंगाली एक्ट्रेस है और तीनों के सुसाइड का तरीका सेम था। तीनों ही एक्ट्रेसेस ने फांसी लगाई थी खुद को। इसके अलावा तीनों एक्ट्रेसेस को लेकर खबरें आ रही थी कि तीनों ही डिप्रेशन का शिकार थी। इस अब मामले में इन एक्ट्रेसेस की मौत ने न सिर्फ बंगाली फिल्म इंडस्ट्री बल्कि पूरी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को दहशत में डाल दिया है। हर कोई हैरान है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ कि तीनों एक्ट्रेसेस यूं ही चली गई। बढ़ते अगली खबर की ओर, तो इस खबर में जानेंगे 100 करोड़ के पार पहुंची कार्तिक आर्यन की फिल्म भूल भुलैया 2। तो कार्तिक आर्यन की फिल्म भूल भुलैया 2 ने पहले ही हफ्ते में रिकॉर्ड तोड़ कमाई की है। अनीस बज़्मी की इस हॉरर कॉमेडी 100 करोड़ के क्लब में शामिल हो गई है ये फिल्म। जी हाँ दोस्तों, भूल भुलैया 2 ने दुनिया भर में 100 करोड़ से भी ज्यादा की कमाई कर बॉलीवुड फिल्मों के लिए एक नई उम्मीद जगा दी है। वहीं घरेलू बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म कार्तिक आर्यन के करियर की पहले हफ्ते में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म भी बन चुकी है।
देखते अगली न्यूज अपडेट। तो इसमें जानेंगे भारत में लगातार तीसरे दिन बढ़े कोरोना के मामले। भारत में कोरोना के मामलों में लगातार तीसरे दिन बढ़ोतरी हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि बीते 24 घंटों में कोरोना वायरस के 2710 नए मामले सामने आए हैं। गुरुवार के मुकाबले कोरोना के मामलों में करीब 3% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। गुरुवार को कोरोना के 2628 मामले सामने आए थे। वहीं इस दौरान 14 लोगों की मौत भी हुई थी। देखते अगली खबर। तो इसमें जानेंगे अंडमान और निकोबार द्वीप में भूकंप के झटके महसूस किए गए। दरअसल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। द्वीप समूह के इगलीपुर से 55 किलोमीटर दूर धरती का कंपन महसूस किया गया है। रिक्टर पैमाने पर 4.3 मैग्नीट्यूड की तीव्रता दर्ज की गई है। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार भूकंप शुक्रवार को सुबह 7:50 बजे आया था। हालांकि भूकंप से किसी के भी हताहत होने की कोई जानकारी नहीं है। देखते अगले समाचार। तो इसमें जानेंगे राफेल नडाल 300वीं ग्रैंड स्लैम जीत के साथ तीसरे दौर में पहुंचे। तो स्पेन के टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल ने ग्रैंड स्लैम इतिहास में अपनी 300वीं जीत के साथ यहां फ्रेंच ओपन टेनिस के तीसरे दौर में प्रवेश कर लिया। दूसरे दौर में उन्होंने फ्रांस के क्वारंटीन मोटेट को सीधे सेटों में 6-3, 6-1, 6-4 से हराया। दुनिया के दूसरे नंबर के खिलाड़ी रूस के दानिल मेदवेदेव और स्पेन के कार्लोस अस्करेज भी तीसरे दौर में पहुंच गए हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर। तो इसमें जानेंगे राहुल ने पंडित नेहरू को बताया संस्थान निर्माता। कहा भाजपा ने लोकतंत्र को किया है कमजोर। तो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने शुक्रवार को भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को उनकी पुण्यतिथि पर याद किया और उनको एक संस्थान निर्माता बताया। राहुल गांधी ने कहा कि पंडित नेहरू ने हमारी लोकतांत्रिक जड़ों को मजबूत किया, लेकिन अफसोस जताया जा रहा है कि भाजपा ने संस्थानों को ध्वस्त करके लोकतंत्र को कमजोर किया है। उन्होंने कहा कि भारत को अब पहले से कहीं ज्यादा भारत जोड़ो की जरूरत है। उनका संदर्भ मौजूदा हालात में भारत को एक करने की और था। देखते अगली खबर। तो इस खबर में जानेंगे उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का 8 दिवसीय विदेश दौरा 30 मई से 7 जून तक गैबन, सेनेगल और कतर की करेंगी यात्रा। तो देश के वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू 30 मई को 3 देशों की यात्रा पर जा रहे हैं। नायडू जिन 3 देशों के दौरे पर जा रहे हैं उनमें गैबन, सेनेगल और कतर शामिल है। उपराष्ट्रपति का यह दौरा 8 दिनों का होगा। नायडू 30 मई को पहले सेंट्रल अफ्रीका देश के गैबोन जाएंगे, फिर वो पश्चिमी अफ्रीका में स्थित देश सेनेगल का दौरा करेंगे। सेनेगल से उपराष्ट्रपति 4 जून को कतर जाएंगे। विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को बताया कि उपराष्ट्रपति 4 जून से 7 जून तक कतर के दौरे पर होंगे। भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा किया जा रहा कतर का ये पहला दौरा होगा। ये दौरा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों के 50 साल पूरे हो रहे हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर। तो इस खबर में जानेंगे बीजेपी में शामिल होना एकमात्र विकल्प, विधानसभा चुनाव में निभाएंगे अहम भूमिका, बोले हार्दिक पटेल। तो गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के कुछ दिनों बाद पाटीदार नेता हार्दिक पटेल ने कहा कि इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, जो कि बीजेपी के पक्ष में एक तरफा होगी। मंगलवार को द इंडियन एक्सप्रेस को दिए एक इंटरव्यू में हार्दिक पटेल ने बताया कि इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनावों में वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में मुकाबला एक तरफा रूप से बीजेपी के पक्ष में ही होगा। तो हार्दिक पटेल भी बीजेपी के खेमे में शामिल हो गए हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर। तो इसमें जानेंगे बिना मर्जी के महिला खिलाड़ी का फिटनेस वीडियो बनाया। जिम्नास्ट वर्ल्ड कप में देश को पहला मेडल दिलाने वाली अरुणा का कोच पर आरोप, अब करेंगी केस। तो जिम्नास्टिक विश्व कप में भारत के लिए पहला मेडल जीतने वाली जिम्नास्ट अरुणा बुड्डा रेड्डी ने गुरुवार को बिना बताए फिटनेस टेस्ट की वीडियोग्राफी करने का आरोप लगाया है। अरुणा का आरोप है कि भारतीय खेल प्राधिकरण के कोच ने फिजिकल फिटनेस टेस्ट के दौरान उनकी सहमति के बिना ही वीडियोग्राफी की थी। यह फिटनेस टेस्ट इस साल मार्च के महीने में दिल्ली के IGI स्टेडियम में हुआ था। अरुणा बुड्डा रेड्डी ने साल 2018 में मेलबर्न में अपनी आयोजित जिम्नास्टिक वर्ल्ड कप में कांस्य पदक जीता था। इसी के साथ जिम्नास्टिक वर्ल्ड कप में देश के लिए मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला भी बन गई थी। तो केस ऐसे उजागर हुआ है। हाल ही में जिम्नास्टिक फेडरेशन ऑफ इंडिया ने सूचित किया है कि उसकी ओर से ऐसे किसी व्यक्ति को वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए अधिकृत आदेश नहीं दिया था जो फिटनेस टेस्ट को रिकॉर्ड करे। इसके बाद जिम्नास्ट अरुणा ने कोच के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। अगली खबर की ओर। तो इसमें जानेंगे राजस्थान में देरी से आएगा मानसून, केरल में समय पर नहीं हो रही एंट्री, तब जानिए कब होगी एंट्री। तो सुस्त रह सकता है इस बार मानसून। राजस्थान में इस साल मानसून पिछले साल की तुलना में थोड़ा देरी से आ सकता है। इस साल केरल में मानसून की एंट्री में देरी की संभावना को देखते हुए ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि केरल में मौसम विभाग ने 27 मई तक मानसून
आने का पूर्वानुमान लगाया था, लेकिन अभी थोड़ा वक्त और लगेगा। राजस्थान में मानसून आने में 22 दिन तक का वक्त और लग सकता है। संभावना है कि प्रदेश में 25 जून के बाद यह प्रवेश करेगा। ऐसे में पिछले साल की तुलना में 7 दिन की देरी से इस राज्य में एंट्री होने वाली है। बढ़ते अगली खबर की ओर तो यहाँ जानेंगे एमपी में पंचायत चुनाव 25 जून से 8 जुलाई तक आचार संहिता लागू। जानिए कब कहां होगी वोटिंग। तो 3 चरणों में बनेगी गांव की सरकार। तो गांव की सरकार बनाने के लिए 3 चरणों में अब वोटिंग होगा। पहला चरण 25 जून, दूसरा चरण 1 जुलाई व तीसरा चरण 8 जुलाई को होगा। कुल वोटर 3.93 करोड़ है, पुरुष उसमें है 2.3 करोड़, महिलाएं है 1.90 करोड़, अन्य वोटर 960। यह दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने शुक्रवार को त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का ऐलान कर दिया है। राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने चुनाव की घोषणा करते हुए कहा कि बारिश के कारण पहले पंचायत चुनाव कराए जा रहे हैं, जिसके बाद पंचायत क्षेत्र के लिए आचार संहिता आज ही से लागू हो गई है। हालांकि नगरीय निकाय में इसका प्रभाव नहीं होगा। पंचायत चुनाव 3 चरणों में होंगे। पहले चरण में 25 जून को, दूसरे चरण में 1 जुलाई और तीसरे चरण में 8 जुलाई को मतदान होगा। वोटिंग का समय सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक रहेगा। पंचायत चुनाव ईवीएम से नहीं होंगे, मतपत्रों के जरिए ही चुनाव होगा। पंच, सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य पद की मतगणना का सारणीकरण तथा चुनाव परिणाम 14 जुलाई को होगा। जिला पंचायत सदस्य पद के लिए मतों का ब्लॉक स्तरीय सारणीकरण 14 जुलाई को होना है। वहीं जिला पंचायत सदस्य पद के लिए मतों का जिला मुख्यालय पर समीकरण तथा चुनाव रिजल्ट 15 जुलाई को घोषित किया जाएगा। तो अब मध्य प्रदेश के गांवों की सरकार का ये है ब्यौरा। बढ़ती अगली खबर की ओर तो इस खबर में जानेंगे रामकृष्ण के मंदिर में साईं का क्या काम। मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा में मूर्ति देख भड़के स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद, बोले ऐसे मंदिर में दोबारा नहीं आऊंगा। मतलब अब ये हार्ड हिंदुत्व पर उतर आए हैं। अब इन लोगों को औलिया संत साधु संत साईं बाबा भी इनको हजम नहीं हो रहे हैं। दरअसल द्वारका शारदा पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के प्रतिनिधि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद एक मंदिर में साईं की मूर्ति को देख भड़क गए। उन्होंने कहा कि रामकृष्ण के मंदिर में साईं का क्या काम। गुरुवार को स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद छिंदवाड़ा गए थे। वहां छोटी बाजार स्थित बड़ी माता मंदिर और श्री राम मंदिर में दर्शन करने पहुंचे। इस दौरान मंदिर में साईं बाबा की प्रतिमा को देख बिगड़ गए। उन्होंने एक शिष्य को लताड़ भी लगाई। मतलब अब हार्ड हिंदुत्व पर उतर आए हैं, इनको संत औलिया भी हजम नहीं है। बढ़ते अगली खबर की ओर। इस खबर में जानेंगे मंकी पॉक्स को लेकर यूपी में अलर्ट। लखनऊ में ट्रांसजेंडर और गे क्लब को जानकारी एडवाइजरी। डॉक्टर बोले आंख नाक मुंह से प्रवेश कर सकता है। तो जी हाँ दोस्तों, अब समलैंगिक लोगों में, गे लोगों में मंकी पॉक्स का खतरा काफी बड़ा है। यूपी में मंकी पॉक्स को लेकर अलर्ट जारी हो गया है। इस रहस्यमयी वायरस से ट्रांसजेंडर और गे कम्युनिटी में सबसे ज्यादा दहशत है। विदेशों में भी इसी वर्ग से जुड़े लोगों में संक्रमण तेजी से फैल रहा है। लखनऊ के सीएमओ डॉक्टर मनोज कुमार अग्रवाल ने बताया कि अभी भारत में मंकी पॉक्स का कोई मरीज सामने नहीं आया है। मंकी पॉक्स पीड़ितों को बुखार आता है, शरीर में चकत्ते पड़ जाते हैं, साथ ही लिम्फ नोड जैसे लक्षण भी देखने को मिलते हैं। ये लक्षण 2 से 4 हफ्ते तक रहते हैं। कुछ मरीजों की हालत गंभीर हो सकती है। यह वायरस कटी फटी त्वचा, आंख नाक मुंह के जरिए शरीर में दाखिल हो जाता है। संक्रमित जानवरों के काटने या फिर खरोचने से भी यह संक्रमण होता है। मंकी पॉक्स की जांच छाले के पानी, खून व बलगम की जांच से बीमारी की पहचान की जा सकती है। और इसके नमूने जो है पुणे स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी को भेजे जाएंगे। बढ़ते अगली खबर की ओर तो यहाँ जानेंगे मनी लॉन्ड्रिंग केस। आर्थर रोड जेल में बंद अनिल देशमुख की तबीयत बिगड़ी, केईएम हॉस्पिटल में कराया गया एडमिट। तो महाराष्ट्र से खबर आई है, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार आर्थर रोड जेल में बंद महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख को सीने में दर्द, हाई बीपी और कंधे में दर्द के बाद मुंबई के केईएम अस्पताल में आईसीयू में भर्ती कराया गया है। 75 वर्षीय देशमुख इससे पहले भी कई बार अदालत के सामने अपनी बढ़ती उम्र का हवाला देते हुए जमानत की मांग कर चुके हैं। देखते अगली खबर। तो इसमें जानेंगे समीर वानखेड़े पर हो सकती है बड़ी कार्रवाई। आर्यन को क्लीन चिट मिलने के बाद केंद्र ने डिपार्टमेंटल जाँच के दिए आदेश। तो समीर वानखेड़े अब बुरी तरह फंसे हैं। शाहरुख खान का बेटा तो छूट गया है, लेकिन उसको ड्रग केस में गिरफ्तार करने वाले समीर वानखेड़े की अब मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। कार्डेलिया क्रूज ड्रग्स केस मामले में आर्यन खान को मिली क्लीन चिट के बाद अब एनसीबी पर सवालिया निशान लगने लगे हैं। सूत्रों के मुताबिक आर्यन खान को गिरफ्तार करने वाले एनसीबी के पूर्व जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के खिलाफ डिपार्टमेंटल जांच का आदेश दे दिया गया है। यह जांच केंद्रीय गृह मंत्रालय के कहने पर की जा रही है। दोषी साबित होने पर वानखेड़े के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो सकती है। आर्यन केस में विवादों में घिरने के बाद उन्हें डायरेक्टरेट ऑफ
रेवेन्यू इंटेलिजेंस यानी डीआरआई में ट्रांसफर कर दिया गया है। एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक यह पता चला है कि सरकार ने सक्षम अधिकारियों को आर्यन खान ड्रग्स मामले में पूर्व एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े की गलत जांच के लिए उचित कार्रवाई करने के लिए कहा है। सरकार पहले ही समीर वानखेड़े के फर्जी जाति प्रमाण पत्र मामले में कार्रवाई कर चुकी है। बढ़ते खबर की ओर, तो इसमें जानेंगे युवाओं के लिए खुशखबरी। 4358 पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा को भगवंत मान सरकार की मंजूरी, जल्द मिलेंगे अपॉइंटमेंट लेटर। तो पंजाब से खबर आ रही है, पुलिस भर्ती के रिलेटेड पंजाब पुलिस में भर्ती किए गए 4358 के आवेदक युवाओं के लिए अच्छी खबर है। मान सरकार ने उनकी भर्ती परीक्षा को मंजूरी दे दी है। जल्द ही इन युवाओं की मेडिकल जांच होगी, फिर वेरीफाई करने के बाद उन्हें नियुक्ति पत्र दे दिए जाएंगे। सीएम भगवंत मान ने इस बारे में लिखा, आज हमारी सरकार ने पंजाब पुलिस के लिए चुने 4358 कांस्टेबल की भर्ती परीक्षा के नतीजे को निष्पक्ष ढंग से सिरे चढ़ा लिया है। अभी चुने आवेदकों को मेडिकल जांच और वेरिफिकेशन के बाद जल्दी अपॉइंटमेंट लेटर भी बांटे जाएंगे। देखते अगली खबर, तो यहाँ जानेंगे क्रिकेट पॉलिटिक्स। गुजरात टाइटंस को बधाई देने वाले पोस्टर में कांग्रेस ने सरदार पटेल स्टेडियम लिखा, विवाद के बाद हटाए पोस्टर। जी दोस्तों, ये वही स्टेडियम है जिसको अब नरेंद्र मोदी स्टेडियम नाम दे दिया गया है। तो खबर आ रही है कि अहमदाबाद में क्रिकेट कार्निवल शुरू हो रहा है। शुक्रवार और रविवार को आईपीएल के मैच नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले जाने हैं, जिसका पहले नाम सरदार पटेल स्टेडियम था। इसी बीच खेल में राजनीति की भी एंट्री हो गई है, ऐसा लगता है। मैच के पहले ही सोशल मीडिया पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच पोस्टरवार भी छिड़ गया है। दरअसल हुआ यूं कि कांग्रेस ने गुजरात टाइटंस टीम को बधाई देने वाले पोस्टर बैनर जो लगाए हैं उसमें नरेंद्र मोदी स्टेडियम की जगह सरदार पटेल स्टेडियम लिखा है। बढ़ते अगली खबर की ओर, इस खबर में जानेंगे आईपीएल फाइनल 800 रुपए वाला टिकट 8000 में, सबसे महंगे 65,000 वाले टिकट बिके, सारे के सारे बिके। होटल फ्लाइट का किराया भी आसमान पर। तो आईपीएल के 15वें सीजन का फाइनल रविवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। यह गुजरात टाइटंस और राजस्थान या बेंगलुरु के बीच होगा। रात 8 बजे से शुरू होने वाले मैच को लेकर फैंस में इतना क्रेज है कि ऑनलाइन टिकट कुछ ही घंटों में बिक गए हैं। जिन्हें वो टिकट नहीं मिल रहे हैं वो ब्लैक में टिकट का जुगाड़ कर रहे हैं। फैंस 9 गुना अधिक दाम पर ये टिकट भी ले रहे हैं। सबसे सस्ता टिकट 800 रुपए से शुरू होता है, इसके लिए फैंस ब्लैक में 8000 रुपए तक देने को तैयार है। 1500 रुपए वाली टिकट 15,000 में भी खरीदी जा रही है। 1.32 लाख दर्शक क्षमता वाला नरेंद्र मोदी स्टेडियम रविवार को पूरा भरने की संभावना है। यहाँ पहली बार किसी मैच में इतने दर्शक आएंगे। देखते अगले समाचार, तो इसमें जानेंगे देश का संविधान खतरे में, कांग्रेस शेड्यूल कास्ट विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष बोले, इससे बचाने के लिए जनसंपर्क अभियान करना होगा शुरू। तो सच बात है दोस्तों, देश का संविधान खतरे में है। आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह संविधान को कमजोर करने का काम कर रही है, ऐसे में कांग्रेस पार्टी की संविधान को बचाने की जिम्मेदारी बनती है। इसके लिए पार्टी के लोगों के बीच जाने की आवश्यकता है। यह बात अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी अनुसूचित जाति विभाग के अध्यक्ष राजेश लिलोठिया ने शिमला में कही है। राजेश लिलोठिया ने कहा कि देश भर में दलितों और दलित महिलाओं पर अत्याचार बढ़ रहे हैं, देश में बेरोजगारी और महंगाई बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि युवा नौकरी चाहता है और प्रदेश में पेपर माफिया पेपर लीक कर देता है। इससे सैकड़ों युवाओं की नौकरी का लंबा इंतजार हो रहा है। यही हाल भाजपा शासित अन्य प्रदेशों का भी है। बढ़ते अगली खबर की ओर, तो इसमें जानेंगे पहली बार हिंदी उपन्यास को बुकर पुरस्कार गीतांजलि श्री के टाइम ऑफ सैंड ने जीता प्राइज। अमेरिकन राइटर डेजी रॉकवेल ने किया था अंग्रेजी अनुवाद। तो भारत की लेखनी का दुनिया भर में डंका बजा है। भारत की राइटर गीतांजलि श्री ने इस साल का प्रतिष्ठित बुकर प्राइज अवार्ड जीता है। उनके उपन्यास टॉम ऑफ सैंड के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। गीतांजलि श्री का उपन्यास हिंदी में रेत समाधि के नाम से पब्लिश हुआ था। यह बात खास है कि टॉम ऑफ सैंड बुकर जीतने वाली हिंदी भाषा की पहली ये किताब बनी है। साथ ही यह किसी भी भारतीय भाषा में अवार्ड जीतने वाली पहली किताब भी बनी है। देखते अगले समाचार, तो इस समाचार में जानेंगे स्टार लिंक को बर्बाद करना चाहता है ड्रैगन यानी कि चीन ने एलॉन मस्क का सैटेलाइट तबाह करने का बनाया प्लान। इसके लिए तकनीक खोज रहा है। यहाँ दोस्तों, चीन को डर है कि सैटेलाइट अमेरिकी सेना की मदद कर सकते हैं। दरअसल चीन एलन मस्क की सैटेलाइट स्टारलिंक के नेटवर्क से डर रहा है। अब उसने स्टारलिंक के नेटवर्क को तबाह करने के लिए नई टेक्नोलॉजी की खोज की शुरुआत भी कर दी है। चीन को डर है कि सैटेलाइट अमेरिकी सेना की मदद कर सकते हैं, जो उनके लिए खतरा बन सकते हैं। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक बीजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रैकिंग एंड टेलीकम्युनिकेशन और चीन की डिफेंस इंडस्ट्री स्टारलिंक सैटेलाइट को जरूरत पड़ने पर नाकाम करने के लिए हथियार खोज रही है। बढ़ते अगली खबर की ओर, तो इसमें जानेंगे विरोध मार्च के दौरान गृहयुद्ध जैसा माहौल, इमरान खान सहित कई नेताओं के खिलाफ मामला हो चुका है दर्ज। तो
प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के नेतृत्व वाली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज सरकार ने देश में फिर से चुनाव कराने के लिए प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी यानी पीटीआई के प्रमुख इमरान खान की मांगों को खारिज कर दिया है और कहा है कि सरकार अपना कार्यकाल जरूर पूरा करेगी। तो अब जानते हैं सर्राफा बाजार में क्या रहेगा सोने चांदी का हाल। तो शुक्रवार को सोने की कीमत में थोड़ा बदलाव आया है। एमसीएक्स पर सोने का वायदा 0.1% या 4 रुपए की मामूली गिरावट के साथ 50,867 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था। हालांकि चांदी का वायदा 0.51% या 315 रुपए की तेजी के साथ 62,108 रुपए प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी। तो अब जानेंगे क्या कुछ कहता है भारत का अगले 24 घंटे का मौसम का पूर्वानुमान। तो स्काईमेट वेदर के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वोत्तर भारत, तमिलनाडु के कुछ हिस्सों, केरल, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। यह बारिश कुछ स्थानों पर तेज भी हो सकती है। पश्चिम हिमालय और दक्षिण और तटीय कर्नाटक में कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश संभव है। बिहार, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की छिटपुट बारिश संभव है। उत्तर प्रदेश के पूर्वोत्तर राजस्थान और दिल्ली और हरियाणा के कुछ हिस्सों में धूलभरी आंधी और गरज के साथ छींटे पड़ने की भी संभावना है। तो इसी के साथ आज के ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट अपडेट यहीं समाप्त होते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगा तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपकी कोई भी आने वाली न्यूज अपडेट मिस ना हो। तो मिलते अगली लेटेस्ट अपडेट के साथ। आपका दिन खुशनुमा रहे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय भारत।